कैंडिड अमन, कहानियों का स्मगलर। आर्यमन ने कराई निवान की अपनी मॉम से बात, जिस बीच एक बार फिर से हट कर बैठा निवान अपनी मॉम से वापस आने की। लेकिन आकृति ने दिल पर पत्थर रखते हुए इस बार निवान को बोल ही दिया कि उसकी मॉम वापस नहीं आ सकती। जिसके बाद आर्यमन ने संभाला निवान को। जागृति के सामने आया आर्यमन का वो छिपाया हुआ राज जो उससे काफी बेखबर थी। तो आखिर क्या था वो राज और क्या हो रहा है कहानी के इस भाग में, आइए सुनते हैं। जैसा कि आर्यमन ने सोचा था कि जागृति नियति के ऊपर उसके रूम में आर्यमन के नजदीक आने के लिए गुस्सा करेगी, लेकिन उसके उलट जागृति ने अपनी वार्डरोब से अपने लिए कपड़े लिए और वहां से वो वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए चली गई। आर्यमन को इस बात की हैरानी थी कि जागृति ने उसके और नियति के ऊपर गुस्सा आखिर क्यों नहीं किया। लेकिन आर्यमन अब खुद अपने सामने बैठी नियति को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। आर्यमन ने नियति को वहां से जाने के लिए बोल दिया। आर्यमन बेचैनी में अपने रूम में चक्कर लगा रहा था जब सामने से जागृति चेंज करके रूम में वापस आई। जागृति ने आर्यमन से कहा, मैंने आकृति से बात कर ली है। वो मेरे फोन पर आस्था बनकर कॉल करेगी और निवान से बात करेगी। अगर आप उस समय निवान के पास रहना चाहते हैं तो प्लीज आ जाइए, उसे अच्छा लगेगा। और अगर आप बिजी हैं तो मैं सब हैंडल कर लूंगी। इतना कहते हुए जागृति आर्यमन की बगल से निकलकर जाने ही लगी थी कि आर्यमन ने उसकी बाजू को अपने हाथ में थामते हुए कहा, वेट जागृति, मैं बिजी नहीं हूं। तुम्हारे और निवान के लिए तो मैं बिल्कुल भी नहीं। तुम चलो, मैं आता हूं। जागृति वहां से जा चुकी थी। इधर निवान तो अपनी मॉम से बात करे बिना आज सोने वाला नहीं था। जागृति ने निवान के रूम में कदम रखा तो निवान अपने बेड पर खुशी से उछल रहा था। उसके चेहरे की खुशी जैसे उस पूरे रूम में बिखरी हुई थी। निवान ने जब सामने से जागृति को आते देखा तो उसने उछलना बंद करके अपने कदम वहां से जागृति की तरफ बढ़ा दिए। निवान ने अपनी दोनों बाहें फैलाते हुए जागृति से कहा, मामी, आज निवान ने बहुत फन किया। जागृति ने निवान के गाल को चूमते हुए कहा, मुआ। और मामी ने भी। अभी बस मामा को आने दो, फिर हम मम्मा से बात करेंगे। उसके बाद निवान कहानी सुनकर सो जाएगा। ओके बेटा। निवान ने किसी अच्छे बच्चे की तरह हाँ में सर हिलाया। जिसके बाद जागृति और निवान अब दोनों ही आर्यमन के आने का वेट कर रहे थे। आर्यमन रूम में आया तो उसके कान पर उसका फोन लगा हुआ था और वो बातें करता हुआ निवान के रूम में आया। हेलो आस्था, निवान से बात करो, बेसब्र हो रहा है वो तुझसे बात करने के लिए। निवान ने बेसब्री से अपने हाथ को आगे बढ़ाया तो जागृति ने आर्यमन की तरफ हैरानी से देखा। डिस्प्ले पर दिखाई देने वाला नाम आस्था का ही था, लेकिन इधर से बात आकृति कर रही थी। इधर से निवान ने अपनी मासूम आवाज में कहा, हेलो मम्मा, कैसे हो आप? आकृति ने खनकती हुई आवाज में निवान से कहा, मम्मा ठीक है बेटा, आप कैसे हो? निवान ने खुश होते हुए जवाब दिया, मैंने आज बहुत मस्ती की मम्मा। हमने एक प्ले भी किया था मिलकर जिसमें मामू हीरो थे और एक गंदे से अंकल भी थे जो बोल रहे थे कि वो मेरे पापा हैं, लेकिन मामी ने मुझे सब पहले ही बता दिया था। मम्मा, निवान का फूल कोई नहीं बना सकता। आकृति मुस्कुराते हुए निवान की बात सुन रही थी। अच्छा बेटा, आप मामा मामी को तंग तो नहीं करते हो? निवान ने इस पर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं मम्मा, नीवू बिल्कुल भी बदमाशी नहीं करता। मम्मा, आप मुझे मेरी बेड टाइम स्टोरी सुनाइए ना। आकृति को आस्था के बारे में साथ रहते हुए कुछ पता था, लेकिन सब कुछ नहीं। आकृति को नहीं पता था कि आस्था निवान को सोने के समय कौन सी कहानी सुनाया करती थी। आकृति ने निवान की इस फरमाइश को टालते हुए कहा, बेटा, मम्मा को अभी जरूरी काम है, तो आप एक काम करो, फिलहाल जागृति मामी से कहानी सुन लो। मम्मा आपको नेक्स्ट टाइम कहानी सुनाएंगी। ओके बेटा। निवान अपनी मॉम के फोन रखने की बात से अब तक सुबकने लगा था जब उसने अपनी मॉम से इंसिस्ट करते हुए कहा, मम्मा प्लीज वापस आ जाओ ना। मम्मा, नीवू कोई शरारत नहीं करेगा। मम्मा प्लीज, मैं आपको बहुत मिस करता हूँ। आकृति ने हिम्मत करते हुए निवान को समझाते हुए कहा, बेटा, मम्मा के लिए वापस आना मुश्किल है। निवान ने जब अपनी मम्मी के मुंह से ये सब बात सुनी तो उसका दिल तो जैसे
टुकड़े टुकड़े हो गया। उसने रोते हुए अपनी मॉम से कहा, मम्मा, निवान गंदा बच्चा है, इसलिए आप निवान को छोड़कर गए हो ना। आई प्रॉमिस मम्मा, मैं अच्छा बच्चा बन जाऊंगा, प्लीज वापस आ जाओ मम्मा। आकृति ने निवान से सख्ती में कहा, निवान जिद नहीं करते बेटा, मम्मा नहीं आ सकती, आप समझने की कोशिश करो। निवान ने सुबकते हुए अपनी मॉम से कहा, आप मामी से पूछ लो मम्मा, निवान कितना अच्छा बच्चा है, कोई बदमाशी नहीं करता, मम्मा प्लीज। निवान के बार बार इंसिस्ट करने पर भी आकृति के पास उसे सिवाय ना करने के कोई ऑप्शन नहीं था। निवान जितनी बार अपनी मॉम से फोन पर बात करता, उसकी अपनी मॉम से मिलने की उम्मीद उतनी बढ़ रही थी। लेकिन फिर उसके बाद आकृति को उसे इनकार करना निवान को दुखी कर रहा था। आकृति ने फोन रखा तो इस बार रोते हुए निवान को आर्यमन छोड़ नहीं पाया। आर्यमन निवान की साइड पर आकर बैठ चुका था। उसने निवान को अपने सीने से लगाते हुए उसे समझाया और उसके बालों को आहिस्ता से सहलाते हुए कहा, बेटा, आपके रोने से मम्मा वापस नहीं आ जाएंगी, लेकिन हाँ, उन्हें दुख जरूर होगा आपके रोने से। और निवान अपनी मम्मा को दुखी तो नहीं करना चाहता ना। निवान ने सुबकते हुए ना में सर हिलाया तो आर्यमन ने निवान को अपने कंधे पर उठा लिया। निवान के दोनों हाथ आर्यमन के गले में थे और उसने अपने चेहरे को आर्यमन के एक कंधे से ऊपर रेस्ट कर लिया था। वो अपनी मम्मा को याद करते हुए अभी भी सुबक रहा था। आर्यमन उसकी पीठ को लगातार सहलाता जा रहा था, जिससे कुछ ही टाइम में निवान को नींद आ गई थी। जागृति वहीं निवान के रूम में डले काउच पर बैठकर आर्यमन को उसे संभालते हुए देख रही थी। जागृति को याद था जब लास्ट टाइम निवान से आकृति ने आस्था बनकर बात की थी, तब आर्यमन उसके आंसुओं को नहीं देख पाया था, लेकिन उसके बाद जागृति ने उसे समझाया था। जिसके बाद आज जब एक बार फिर से निवान अपनी मॉम से बात करते हुए बिखर गया था तो आर्यमन ने ही उसे संभाला था। आर्यमन अब सही मायने में निवान का पिता बन चुका था। जागृति के अंदर तो निवान के लिए ममता उसी दिन से जाग गई थी जब वो उससे पहली बार मिली थी, लेकिन उसे भी नहीं पता था कि सिर्फ फीलिंग्स से नहीं बल्कि रिश्ते से भी उसकी वो मां बन जाएगी। आर्यमन ने निवान को सुला दिया था तो उसने आहिस्ता से निवान को बेड पर लेटा दिया। मासूम सा निवान अब एकदम शांत और सुकून की नींद सो रहा था। जागृति वहां से अपने रूम में जाने के लिए बढ़ चुकी थी। जागृति ने देखा तो उसे निवान के रूम के डोर पर नियति खड़ी हुई नजर आई। जागृति ने नियति को इग्नोर किया और वहां से अपने रूम में आ गई। इधर आर्यमन जब डोर की तरफ बढ़ा तो उसे भी नियति वहां खड़ी नजर आई। आर्यमन ने नियति से उसके रात के इस समय वहां होने का कारण पूछा। तुम यहां क्या कर रही हो? नियति ने आर्यमन को जवाब दिया, मैं निवान को देख रही थी, बेचारा कितना तरसता है अपनी मां के लिए। आई फील सो सॉरी फॉर हिम। आर्यमन ने नियति को तीखे लहजे में जवाब देते हुए कहा, नियति, उसके लिए सॉरी फील करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। उसके मॉम डैड हैं उसके पास उसे संभालने के लिए, और मेरा निवान बेचारा नहीं है। आज के बाद ये शब्द मेरे बेटे के लिए कभी इस्तेमाल करना मत। नियति समझ चुकी थी कि आर्यमन के सामने निवान को लेकर उसे बहुत कुछ सोच समझकर बोलने की जरूरत है। नियति वहां से आर्यमन को गुड नाइट बोलकर अब जा चुकी थी। आर्यमन भी वहां से अपने रूम की तरफ बढ़ चुका था। आर्यमन ने अभी बस अपने रूम का डोर खोला ही था कि उसे सामने बेड पर अपने हाथ में आर्यमन का वही पेन लिए जागृति बैठी नजर आई। आर्यमन ने आगे बढ़ते हुए वो पेन जागृति के हाथ से लेते हुए उसे एक ड्रॉर में लॉक कर दिया। आर्यमन वहां से बेड की तरफ बढ़ने लगा तो जागृति ने आर्यमन के हाथ को पीछे से थामते हुए उससे कहा, आर्यमन, ये पेन आपके पास कहां से आया? आर्यमन ने अपने हाथ को जागृति से छुड़ा लिया तो जागृति ने अब तेजी से आगे बढ़ते हुए आर्यमन के सामने अपनी दोनों बाहें फैला ली। आर्यमन, मैंने कुछ पूछा है आपसे, ये पेन आपके पास कहां से आया? आर्यमन ने जागृति की दोनों फैली हुई बाहों को अपने दोनों हाथों से थामते हुए उससे पूछा, तुम इसे पहचानती हो जागृति? जागृति ने फौरन जवाब दिया, हाँ, मैं इसे पहचानती हूं, बल्कि बहुत अच्छे से पहचानती हूं। ये मेरे पापा ने मुझे मेरे 16th बर्थडे पर दिया था, और ये जो इस पेन पर बना हुआ है, ये मेरे पापा के प्रिंटिंग प्रेस का लोगो है। ये आपके पास क्या कर रहा है आर्यमन? बताइए मुझे, मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है। जागृति सवालिया नजरों से आर्यमन की तरफ देख रही थी। जब आर्यमन ने उससे सवाल किया, तुमने इसे कहां छोड़ा था जागृति? कैसे गुम हुआ था तुमसे ये? जागृति को आर्यमन की बातें हैरान कर रही थी। जागृति ने याद करने की कोशिश की तो उसे फिलहाल कुछ भी याद नहीं आया।
लेकिन कुछ देर सोचने के बाद जागृति ने आर्यमन को जवाब दिया, साहिल पर। याद है मुझे, मैं उस दिन अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ बीच पर गई थी जब मेरी मुलाकात वहां एक लड़के से हुई थी। वो लड़का, उस लड़के का बिहेवियर काफी रूखा था। मैं उस लड़के से टकरा गई थी और उस लड़के ने मेरे ऊपर बरसना शुरू कर दिया था। आर्यमन ने जागृति से पूछा। फिर? जागृति ने आगे याद करते हुए कहा, लेकिन उस लड़के की आंखों में कुछ था जिसने मुझे उसके ऊपर गुस्सा करने से रोक दिया। आर्यमन ने जागृति से आगे पूछा, ऐसा क्या था उस लड़के की आंखों में जागृति, जिसने तुम्हें उसके ऊपर गुस्सा करने से रोक दिया? आर्यमन जागृति की आंखों में गहराई से झांक रहा था और यह सवाल उससे कर रहा था। जब जागृति ने आर्यमन को जवाब दिया, यही इमोशन थे उस लड़के की आंखों में। उसकी आंखों में मुझे नाराजगी, अकेलापन और दुख सब कुछ दिखाई दे रहा था। और मेरे पापा हमेशा मुझे समझाया करते थे कि किसी के दिल में अगर उतरना है तो उसकी आंखों को पढ़ना सीखो, क्योंकि आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। सबसे पहली आंखें ही होती हैं जो हर इमोशन को एक्सप्रेस कर देती हैं। खुश हो तो आंखें रोती हैं और अगर दुख हो तब भी आंखें रोती हैं। आर्यमन ने जागृति से पूछा, उसके बाद जागृति सोच में पड़ चुकी थी क्योंकि यह काफी समय पहले की बात थी। लेकिन तभी जागृति ने आगे बताना शुरू किया। क्या आर्यमन ही वो शख्स था जिससे उस बीच पर जागृति की मुलाकात हुई थी? क्या हुआ था दोनों के बीच? कब से जुड़ी है आर्यमन और जागृति की किस्मत? जानेंगे कहानी के आगे के सफर में।